हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ जैक बोर्ड के 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये चैप्टर वाइज होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज डेरिवेशन देखेंगे और चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चैप्टर वाइज सारे चीज़ों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहला जो चैप्टर है अपना, सबसे पहला चैप्टर जो है चैप्टर 1, जिसमें हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत सारा, जैसे इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चन बन सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बन सकता है वो चीज़। और कूलम लॉ को आपको देखना है, लेकिन कूलम लॉ को किसके फॉर्म में देखना है, वेक्टर फॉर्म में देखना है। ठीक है, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और कूलम लॉ का लिमिटेशन याद करके जाना। ठीक है, ये कूलम लॉ का लिमिटेशन बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी मे भी पूछ सकता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज हो गया, कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया और कूलम लॉ के लिमिटेशंस हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखने हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी वहाँ से देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके स्कूल के भी और ट्यूशन्स के भी टीचर ने बताया होगा कि जो एक्सप्रेशन आपको निकालना है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना है किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, और किस लाइन के लिए, एक एक्सियल लाइन के लिए निकालना है और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के लिए निकालना है। तो इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। मेरा ज़्यादातर चांसेस रहता है कि इक्वेटोरियल आए, क्योंकि इसका डायग्राम थोड़ा टफ रहता है, और अगर पेपर हल्का हुआ तो एक्सियल आएगा। तो ये दोनों में से एक तो पक्का है कि आएगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कर लेना। मैक्सिमम बच्चों को लगभग ये डेरिवेशन याद हो ही जाता है। फिर उसके बाद है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है किसका, टॉर्क का। ठीक है, ये टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना है कब, किसके लिए, एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में आपको मैंने जैसे कोई मतलब समझिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो उसमें उस पर क्या टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। जैसे इस तरह का आपने देखा होगा कि इस तरह से ऐसे हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। ठीक है, इस तरीके से, और इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यहाँ जैसे इस तरह से ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें एक डाइपोल रहता है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे एक डाइपोल रहता है। तो इस डाइपोल पे क्या टॉर्क एक्सपीरियंस हो रहा होता है, ये चीज़ आपको यहाँ से बनाना है। तो ये वाला डेरिवेशन भी कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये 4 डेरिवेशन हो गया, और भी कुछ डेरिवेशन है, देखते हैं अपना। जो देखिए दूसरा डेरिवेशन है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नॉलेज होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ आपको क्या पढ़ लेना है, गॉस लॉ पढ़ लेना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ साथ आपको गॉस लॉ पढ़ लेना है। और गॉस लॉ के बाद आपको देखो, गॉस लॉ से बेसिकली 4-5 डेरिवेशन बनता है। तो इसमें आपको कौन इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ना चाहिए, वो देखो। आपको यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला डेरिवेशन आपको कर लेना है। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये डेरिवेशन आपको कर लेना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसके लिए, चार्ज थीन स्पेरिकल सेल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या है, चार्ज थीन स्पेरिकल सेल। तो चार्ज थीन स्पेरिकल सेल के लिए भी आपको कर लेना है डेरिवेशन। और उसमें देखो, उसमें आउटसाइड के लिए भी बना लेना है, उसी के ऑन द सरफेस के लिए बना लेना है, और उसमें फिर आपका इनसाइड द सरफेस के लिए बना। तो इनसाइड द सरफेस 0 होता है, ऑन द सरफेस सबसे मैक्सिमम होता है, और आउटसाइड कम होता है। इसमें ग्राफ भी आता है, इसलिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होने का चांसेस ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि इसमें ग्राफ भी आता है। ठीक है, और फिर बोल रहा है कि गॉस लॉ के हेल्प से आपको क्या करना है, कूलम लॉ बनाना है। तो डिड्यूस कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, बस इस चैप्टर से आपको इतना खाली करके जाना है, इतना में आपका सब्जेक्टिव लगभग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना में आपका लगभग आपने सब्जेक्टिव का मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया, क्योंकि यही सब आता है क्वेश्चन ज़्यादातर। तो आप बस इसको कर लो, कहानी खत्म है सब्जेक्टिव का। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर 2 पे। देखो चैप्टर 2 में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपको क्या पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रिलेशन पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको पढ़ना है। ठीक, अगेन डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आपको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद
आपसे पूछ सकता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है ये पूछ सकता है। और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, टॉर्क निकाला था, उस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, एक्सियल पे और बाइसेक्टर लाइन यानी कि इक्विटोरियल पे पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्सियल या इक्विटोरियल दोनों में से किसी पे भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो चैप्टर 2 में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि आपको इंसुलेटर और कैपेसिटर के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफरेंशिएट बिटवीन इंसुलेटर एंड कैपेसिटर। और फिर आपको एक्सप्रेशन निकालना है किसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेशन निकालना है आपको, एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया ए और उसका सेपरेशन क्या दे रखा है, डी दे रखा है। तो आपको एक्सप्रेशन निकालना है कैपेसिटेंस का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसका एरिया ए होगा और प्लेट सेपरेशन डी होगा। तो इसका आपको एक्सप्रेशन कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर होगा। सो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर जो कि होता है Q²/2C, ये होता है Q²/2C, ठीक है। या फिर इसको हम लोग हाफ ऐसे भी लिखते हैं, हाफ Q²/C, ठीक है। तो ये होता है। तो आपको डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर क्या होता है, ये चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैपेसिटर होगा, ठीक है। जो टाइप करते हैं ना वो थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं। तो ये है यहाँ पे आपका, ये चार्ज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकता है। होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपने अपने ट्यूशन्स में या कहीं पे भी स्कूल में या गेस्ट पेपर में भी सबका सॉल्यूशन आपके पास है। तो आप इन सारे सॉल्यूशंस को बनाएं, ठीक है, बस इतना ही बनाएं, क्योंकि आपको आपके गेस्ट पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आपको सारा नहीं बनाना है, बस आप इतना बना के जाओ, आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने लगभग कर ही लिया है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो चल ही रहा है, आप सब्जेक्टिव में इतना कर लो, काफ़ी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि भाई आगे क्या है। तो देखो आगे अगर देखें तो आगे आ जाते हैं चैप्टर 3 पे। देखो चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है, आपको चैप्टर 3 में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन भी कर लेना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है ये आपको पढ़ना है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस तो एकदम पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है, लिमिटेशंस आएगा। और इक्विवेलेंट रेसिस्टर इन सीरीज और पैरेलल का डेरिवेशन, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बना लेना है आपको, ठीक है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बना लेना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सीरीज़ और पैरेलल पे इसका डेरिवेशन भी पूछ देता है और न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो भैया हर साल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, वेयर इज J इज द करंट डेंसिटी एंड सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये जो डेरिवेशन है ये एक तो एक्चुअली में एनालिटिकल डिडक्शन है किसका, ओम्स लॉ का। तो ओम्स लॉ का एनालिटिकल डिडक्शन में ही ये चीज़ समझाया जाता है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो आप इसको एकदम करके ही जाओ, कुछ भी हो जाए इसको आपको करके ही जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हमें और क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि जैसे अमीटर जो होता है, वाई एन अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वाइल वोल्टमीटर, जो वोल्टमीटर होता है ये कनेक्ट किस में होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है आपको बताना है कि अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है आप बताएं, ठीक है। और किर्चॉफ्स लॉ तो सबको पता है कि भैया ये इंपॉर्टेंट होगा ही, तो किर्चॉफ्स लॉ आपको बस समझ लेना है, केसीएल क्या होता है, केवीएल क्या होता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि व्हाट इज केसीएल, व्हाट इज केवीएल, ठीक है, या किर्चॉफ्स लॉ क्या होता है, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि बस इसको मैंने समझने के लिए लिख दिया कि आपसे क्या पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि किर्चॉफ्स लॉ का हेल्प से आप बताओ कि कैसे हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं, कैसे हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं किसमें, वेटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो वेटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा होगा, इसका आप कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ पढ़ लें, तो इसका आप कैसे आप इसका बैलेंस कंडीशन निकालते हैं ये अपने को पता करना है। फिर उसके बाद आपको पोटेंशियोमीटर समझना है कि भाई पोटेंशियोमीटर क्या होता है ना। पोटेंशियोमीटर से हम लोग अलग अलग चीज़ निकालते हैं, और उसका सर्किट डायग्राम के हेल्प से, देखो लिख रहा है विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ दिस डिवाइस कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। देखो यहाँ पे ईएमएफ पे क्वेश्चन आ गया, मे बी ज़्यादातर चांसेस है कि ईएमएफ पे ही आए, क्योंकि ईएमएफ वाला थोड़ा टफ होता है। मे बी आपसे पूछ सकता है कि हाउ दिस डिवाइस इज कंपेयर टू द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ एनी ईएमएफ, ठीक है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी पूछ सकता है, ईएमएफ भी पूछ सकता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को पोटेंशियोमीटर, वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज, ये तीनों को तो करके ही जाना है, इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ तो वही है,
ठीक है। इस चैप्टर में कुछ करो ना करो, वेटस्टोन, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज करके जाना बाबू, इसमें से कोई ना कोई एक तो एक पक्का आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7, 8, 9। ठीक है, कि मीटर ब्रिज क्या होता है और ये इसमें से रेजिस्टेंस कैसे है, और कम्बिनेशन ऑफ सेल को देख लेना, कम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज और पैरेलल, की सीरीज और पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करते हैं, इसका डेरिवेशन देख लेना। ठीक है, इसका डेरिवेशन पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है। तो होप गाइस कि आपको ये चैप्टर नंबर 3 तक का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस पे, चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, किस पे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे। देखो चैप्टर नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि भाई क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और उसका ऐसा यूनिट बताओ। ये बस मैंने ऐसे ही दे दिया ताकि आपको पता चले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसके पॉइंट्स याद रख लो। मे बी आपको ऐसा आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस करने के लिए, तो आप इसका पॉइंट याद रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पता करना है। उसके बाद आपको करना है प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो बायोट सावर्ट लॉ बहुत कम चांसेस आने का, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है और उसमें उसके लिए आपको किसी सोलेनॉइड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड पे आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है। आपके टीचर्स ने करवाया होगा, नोट्स में आपके पास होगा। ठीक है, तो ये कर लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ क्या होता है बस खाली उसको आप याद करके रखो। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, और बायोट सावर्ट लॉ के बेसिस पे आप लूप वाला केस करो। जैसे बहुत बच्चे सोचते हैं ना कि इसमें हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला कर ले, तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला नहीं आता है। इसमें आप किसके लिए करो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप वाला पे कोशिश करो। सर्कुलर लूप वाला कुछ इस तरीके का होता था। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हम लोग सर्कुलर लूप लेते थे तो इसके सामने एक ऐसे पॉइंट रहता था और इस पॉइंट पे इस तरीके से आपका ऐसे आ रहा होता था, है ना, यहाँ से ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता था। तो ये सर्कुलर लूप वाला है। ठीक है, सर्कुलर लूप, सर्कुलर रिंग, जिसको जो भी बोल लो आप। तो ई वाला जो डेरिवेशन है, ई डेरिवेशन को कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, डेफिनेटली आने का चांसेस है। अगर बायोट सावर्ट से क्वेश्चन बना तो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो आगे हमारे सामने है इसी चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। जैसे देखो क्या बोला, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, हेंस डिफाइन 1 अटेम्प्ट नहीं होगा यहाँ पे होगा हेंस डिफाइन 1 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं होगा, ये क्या होगा 1 एम्पियर होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, ये 1 एम्पियर है। और इसमें पूछ क्या रहा है कि 2 वायर है। ठीक है, 2 वायर है, दोनों क्या है, बहुत पैरेलल वायर है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन सेम होने पे भी फार्मूला चेंज होता है और अपोजिट होने पे भी चेंज होता है। तो दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर हैं। तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है। इसका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया है, आपको पता होगा। फिर उसके बाद डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मूविंग अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किसी चार्ज को भेज रहे, देखो एक मूविंग चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज है, चलता हुआ चार्ज है, और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेजा जा रहा है। तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो F इक्वल टू क्यू वी बी वाला जो डेरिवेशन था ना, वो उसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स का भी नाम देते हैं। तो लॉरेंज, या लॉरेंज का स्पेलिंग गलत है, लॉरेंज होगा। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स भी आपसे पूछ सकता है और यही चीज़ है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है, जैसे भी पूछ ले। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ, ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इसका अगर देना रहा ना तो एकदम दे सकता है 5 मार्क्स में कि प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बता दीजिए आप किसका, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का। ठीक है, तो और इसमें आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बनेगा, जैसे कि शंट रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को कैसे अमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ये सेंसिटिव कब हो जाता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारा क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज़ होता है, तो 1 मार्क्स का बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको तो पढ़ के ही जाना भाई। जितना भी यहाँ पे हम टॉपिक लिखे ना, अगर आप इन सब को ध्यान से समझ के पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्जाम इनफ है, मतलब आपका एग्जाम अच्छा हो रहा है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम क्लियर रहना है। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको कुछ और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। देखो ये मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से, और इसका अल्सो केस आप एक्सप्लेन करो एक्सियल लाइन के लिए। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, पढ़ लेना इसको। हाँ, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ऑन बोथ साइड, ऑन पोजिशन, इक्वेटोरियल, बोथ साइड होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बोथ साइड नहीं होगा, ब्रॉड साइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा बोथ साइड, ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ शॉर्ट बार मैग्नेट। ठीक है, तो शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए ये वाला मैग्नेटिक मूवमेंट वाला आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 जो है अपना मैग्नेटिज्म को रिलेट करता है।
इसमें आपको पता करना है कि नेम ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट, जो भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स होंगे उसका आपको नेम पता करना है, ठीक है। और जो भी मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं अर्थ के, और उनको सबको डिफाइन करना है, ठीक है। इसका डेफिनेशन आ सकता है जैसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशंस, एंगल ऑफ डीप, ठीक है। तो ये सब सारे चीज़ को देख लेना ध्यान से। फिर उसके बाद आपको एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में आपको एक रिलेशन क्रिएट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी, इसके बीच में भी आपको मतलब इसको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी। फिर उसके बाद आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसका आपका डेरिवेशन आता है, ठीक है। डेरिवेशन आप कर लेंगे, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना है आइसोक्लाइन एंड उसके बाद आपको डिफाइन करना है आइसोगोनिक। तो ये दो तरह के लाइंस होते हैं, आइसोक्लाइन लाइंस होते हैं और एक आइसोगोनिक लाइंस होते हैं, तो इनको आपको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर से 5वें नंबर चैप्टर से इतना क्वेश्चन आप करके चल जाओगे, 5वां नंबर चैप्टर आपका सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 जो कि फराडे का चैप्टर था, EMI, इसमें हम लोग को पढ़ना है स्टेट फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फराडे के 2 लॉ थे, फराडे फर्स्ट लॉ एंड फराडे सेकेंड लॉ, दोनों आपको पढ़ने हैं। फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इस चैप्टर में वही तो है मेन हीरो। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, इसका SI यूनिट वगैरह क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है और कौन से फैक्टर पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है। इसका देखो म्यूचुअल इंडक्शन में SI यूनिट वगैरह सब कुछ देखना है और कौन से फैक्टर पे म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है वो। फिर उसके बाद एडी करंट क्या होता है, और एडी करंट का भैया एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका एप्लीकेशन यहाँ 2 लिखा है, आप 4 याद करके जाओ, लेकिन एडी करंट का एप्लीकेशन जरूर याद करना। फिर उसके बाद है इंड्यूस्ड EMF किसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय द इंड्यूस्ड EMF। देखो यहाँ पे इंड्यूस EMF पूछ रहा है आपसे, इंड्यूस करंट भी पूछ सकता है, इंड्यूस चार्ज भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इंड्यूस EMF को जब पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस चार्ज को भी पढ़ सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर लें। फिर उसके बाद है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड फाइंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। देखो यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ोगे ना कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए आपको डिराइव करना ही होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आपको पढ़ना है म्यूचुअल इंडक्शन का या फिर सेल्फ इंडक्शन का, और उसको आपको लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बनाना है। ज़्यादातर चांसेस होता है म्यूचुअल इंडक्शन खाने का, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 7 जो कि AC है, तो इसमें आपको एक्सप्रेशन आ सकता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल। ये देखो यहाँ पे फुल साइकिल है, ये हाफ साइकिल भी हो सकता है, लेकिन आपको RMS वैल्यू निकालने बोलेगा, RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर निकालने बोलेगा फुल साइकिल के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद है डिस्कस विद द नीट डायग्राम प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ AC जनरेटर। भैया AC जनरेटर तो आना ही है, इस चैप्टर का नाम ही AC, तो AC जनरेटर आएगा ही, ठीक है। फिर उसके बाद आपको LCR सर्किट समझ लेना है कि LCR सर्किट किसको कहते हैं, और इसमें इम्पिडेंस का आपको एक्सप्रेशन करना है, और ग्राफ तो एकदम पढ़ के ही जाना है। इसका जो भी ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ पढ़ के जाना, ग्राफ आ सकता है, अगर पेपर टफ हुआ तो ग्राफ पक्का आएगा, ठीक है। तो इम्पिडेंस पढ़ के जाना, इम्पिडेंस क्या होता है, और LCR सर्किट समझ के जाना। रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है LCR सर्किट में, आप ये देख लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये एकदम पढ़ के जाना। जितना भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं ना, एकदम छाट के लिखे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इतना से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जितना मैंने दिया ना, अब इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपको इतना पढ़ना ही होगा, कोई भी हालत में पढ़ के ही जाना होगा, कोई चांसेस नहीं है भाई, ठीक है। फिर देखो इसी चैप्टर में आपको क्या करना है, ट्रांसफार्मर पढ़ लेना है ना। इस चैप्टर का तो भैया ट्रांसफार्मर हीरो है, और ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस होते हैं ना, उन लॉसेस को पढ़ लेना है। ये एग्जाम्पल में एकदम आना ही आना है एग्जाम में, लॉसेस क्या होता है। फिर उसके बाद ये एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर या तो तुमसे डायरेक्ट पूछ देगा, और नहीं तो ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो ये क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लो, या तो ट्रांसफार्मर डायरेक्ट आएगा या तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो देख लेना है आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सो द एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर एन हाफ साइकिल इज 2I0 बाई पाई। ये 2I0 बाई पाई है, ठीक है, 1 नहीं है, I0 है ये। तो आप याद रखेंगे एवरेज वैल्यू निकालना है आपको AC के लिए, और कितने के लिए, हाफ साइकिल के लिए निकालना है, जो कि होता है क्या 2I0 बाई पाई, ये आपको बनाना है, ठीक है। और अल्सो आपको निकालना है मतलब फुल साइकिल के लिए, जो कि 0 होता है। तो फुल साइकिल के लिए इतना होता है, ये आपका हाफ साइकिल के लिए इतना होता है, जो कि होता है 2I0 बाई पाई, और फुल साइकिल के लिए 0 होता है। तो फुल साइकिल के लिए 0 कैसे होता है, ये आपको प्रूफ करके बताना है, शो करना है, ठीक है भाई। अब चलो आगे देखते हैं। आगे है हमारे सामने चैप्टर नंबर 8
8 में है आपका EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है, इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, ठीक है। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। देखो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EMW, EMW के मतलब EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। और आपको डिस्प्लेसमेंट करंट, ध्यान से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट में डिफरेंस बताना है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या होते हैं, जैसे देखो इसके अंदर ना टोटली अगर देखा जाए तो कॉस्मिक होता है, कॉस्मिक रे होता है, लेकिन इसका कोई वैसा खास यूज़ नहीं है। फिर गामा रे होता है, फिर उसके बाद एक्स रे होता है, फिर यू रे होता है, यूवी रे होता है, ठीक है। फिर विजिबल रे होता है, फिर इंफ्रा रे होता है, और फिर उसके बाद माइक्रो होता है, और उसके बाद रेडियो होता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कॉस्मिक का उतना खास यूज़ नहीं है, कॉस्मिक का उतना खास नहीं यूज़ है। अब देखो यहाँ से नाम समझते चलो, जी से हो गया गामा रे, फिर हो गया एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रा रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो आपको इनको सबको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे इनको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बस इस चैप्टर में खाली इस चीज़ पे कमांड कर लो ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे खाली कमांड कर लो, कहानी खत्म। कि गामा रे क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, इसका यूज़। सबसे पहला चीज़ तो इसका यूज पढ़ना कि जैसे गामा रे का यूज़ क्या है, एक्सरे का यूज़ क्या है। जैसे एक्सरे का कहाँ यूज़ होता है, फ्रैक्चर वगैरह में, है ना। इंफ्रा रे, माइक्रोवेव, ये सब। रेडियो वेव का जैसे टीवी कम्युनिकेशन में होता है ना। माइक्रोवेव का डिजीज़ को किल करने के लिए, मतलब डिजीज़ को क्लियर करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए इनका यूज़ होता है। तो इन सारे यूजेस को बहुत पढ़ के जाना, इन यूजेस आने के बहुत चांसेस होते हैं। और कैसे इनको डिटेक्ट करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये गामा रे है। तो डिटेक्शन के लिए इनका डिवाइस होता है। जैसे ये जो होता है ना एक्सरे, एक्सरे को आपको फोटोग्राफिक फिल्म में या फिर फोटोग्राफिक प्लेट में देखते हैं, तो वो सारा चीज़ आप देख लेंगे तो आपको इजी रहेगा। मतलब यही से बनता है इस चैप्टर में क्वेश्चन, और कहीं नहीं जाता है, ठीक है। चलो आगे है चैप्टर नंबर 9, जो कि है आपका रे ऑप्टिक्स। यहाँ से तो बहुत क्वेश्चन आने वाला है। तो सबसे पहली बात, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, आपको क्रिटिकल एंगल पढ़ लेने हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप अगर यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपके पेपर में छूट जाएगा, यही सब आने का चांसेस रहता है। बहुत एनालाइज करके बना रहा हूँ वीडियो। तो क्रिटिकल एंगल पढ़ लेना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ लेना है, रिलेशन पढ़ लेना है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, ठीक है। तो ये पार्ट से आपका बेसिक क्लियर हो गया। फिर ऑप्टिकल फाइबर किसको कहते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर पढ़ लेना है। इसके कम से कम 2 यूजेस पढ़ लेने हैं, है ना। और इसका फंक्शन ऑफ क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग का क्या फंक्शन होता है ऑप्टिकल फाइबर में, कोर का काम क्या होता है, क्लैडिंग का काम क्या होता है, वो पढ़ लेना। ऑप्टिकल फाइबर आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि हमारे वाईफाई सिग्नल में जो यूज़ होने वाले वायर होते हैं वही बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ से पूछ रहा है डिराइव द रिलेशन अमंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेस सेपरेटिंग बाय 2 मीडियम। ये बेसिकली आपसे जो पूछ रहा है ना, ये आपका बेसिकली मिरर फार्मूला पूछ रहा है जिसको, ठीक है। तो ये मिरर फार्मूला है जो कि आपका किसके लिए, स्पेरिकल सरफेस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को कर लेना। देखो कनकेव के लिए भी और कन्वेक्स के लिए भी, दोनों के लिए आता है, बस खाली थोड़ा सा साइन का चेंजेस होता है। तो ये डेरिवेशन आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आ सकता है। चलो आगे देखते हैं। आगे मैं आपसे बोल रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, माने दो लेंस को अगर आप कंबाइन करते हो, 2 लेंस को अगर आप कंबाइन करते हो तो इस पर क्या, इस पर न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। और डिफरेंट नेचर के हैं, अगर वो दोनों को रख दिए तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। जैसे डिफरेंट नेचर में जैसे हो जाएगा बाई कॉनकेवो, बाई कॉन्वेक्सो, है ना। एक प्लेन रहेगा, एक कॉनकेव रहेगा, तो उसमें क्या होगा, प्लानो कॉनकेव, प्लानो कॉन्वेक्स। तो उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए आपको। और ये तो आपको सबको पता है, इक्विवेलेंट पावर आपको निकालना है इसका। जैसे फोकल लेंथ आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो उसका फिर पावर आप इक्विवेलेंट निकालो, और फिर यहाँ पे आपको लेंस मेकर फार्मूला का ये वाला फार्मूला ऑब्टेन करना है विद द नीट क्लियर डायग्राम से, ठीक है। और आई के कितने डिफेक्ट्स होते हैं ये आपको पढ़ लेना है, मेन डिफेक्ट्स ऑफ आई, हाउ इज डिफेक्ट इज रिमीड मतलब इसका मतलब ये डिफेक्ट को कैसे हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ये चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि आपको बस ये क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है, कि क्या मैंने कंटेंट दिया है और क्या आपको पढ़ने हैं, किस चैप्टर पे आपको ज़्यादा काम करना है, ठीक है। जो चैप्टर आपका हो गया उसको मत पढ़ो, जो चैप्टर नहीं हुआ है ना बच्चा, वो चैप्टर पे फोकस करो और वो चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जो चैप्टर हो गया है उस पर काम मत करो उतना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, deduce the expression for the drawing suitable ray diagram and refractive index of the triangular glass prism। देखो भाई ग्लास प्रिज्म का जो डेविएशन निकालने के लिए आता था ना, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में एक रिलेशन आता था जो, तो ये डेरिवेशन आपको कर लेना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ड्रॉ द
प्लॉट ड्रॉ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। और देखो इसी का ना ये जो एंगल ऑफ डेविएशन वाला चीज़ है ना, इसी का ग्राफ बनाना है आपको, कि मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म में क्या ग्राफ बनेगा वो बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैप्टर का हीरो कौन है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप तो बहुत सिंपल होता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ सकता है या फिर टेलीस्कोप आ सकता है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए, टेलीस्कोप शायद ना आए, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रक्शन कर लेना है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बढ़िया से समझ लेना है और उसका मैग्नीफाइंग पावर वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब देख लेना है, ठीक है। अभी भी रे ऑप्टिक्स खत्म नहीं हुआ है भाई। लो टेलीस्कोप का ऊपर आ गया, तो टेलीस्कोप का डायग्राम प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन नहीं पूछ सकता है, टेलीस्कोप के ऊपर कुछ ऐसे इस तरह के न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। तो अब मैंने दे रखा है, आप इसको देख लेंगे, अपना टाइम ना वेस्ट करें ज़्यादा। बस आपको ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना और इस सारे क्वेश्चन को करके जाना है। फिर उसके बाद फिजिक्स के एग्जाम में बैठो, फिर बोलो कि भाई हाँ कुछ तो पढ़ के आए हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको करना है, जो भी आपके पास टाइम बच रहा है ना, उस टाइम में कुछ भी करके आपको करना है। आप अगर चाहो तो 2 दिन में हो जाएगा सारा क्वेश्चन, क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। आपके पास नोट्स है, बस आप इन सारे क्वेश्चंस को समझ लो कैसे भी करके, गूगल यूट्यूब कहीं से भी करके इन सारे क्वेश्चंस को समझ लो, ठीक है। चलो उसके बाद आपको आ जाता है चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इसमें आपको क्या करना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, देखो मैंने खाली यहाँ रिफ्लेक्शन लिखा है, तो देखो नीचे आ गया, नीचे आपका रिफ्रैक्शन है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, इस तरह का डायग्राम रहता है, इसको आपको हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करना है, ठीक है। इसको आपको हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ करना है। सबसे पहला डेरिवेशन यही होता है वेव ऑप्टिक्स का। तो इसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को प्रूव करना है। अगर आपने रिफ्लेक्शन सीख लिया ना, तो आपको रिफ्रैक्शन सीखने में दिक्कत नहीं होगा, दोनों लगभग सेम ही रहता है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये आ गया तुम्हारा, देखो ये आ गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन का डायग्राम, ठीक है। अब फिर वो पूछ रहा है कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए आपको ध्यान में रखना है। 2 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में 2 डिफरेंसेस आपको करने हैं। इंटरफेरेंस का कंडीशन आप पढ़ रहे हो तो उसका इंटरफेरेंस का आपको डिफाइन करना है। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको खाली ऐसे लिख दिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्सप्रेशन निकालना है सेंट्रल मैक्सिमा, तो ठीक है, ड्यू टू अ सिंगल स्लिट, मतलब सिंगल स्लिट की वजह से जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसका आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको बस इतना पढ़ के जाना है, काफ़ी है। अब आ जाते हैं चैप्टर 11 पे। चैप्टर 11 जो कि होता है आपका ये वाला डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसमें आपको क्या करना है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालना है, जिसमें आपको प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन के बारे में समझ लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है ये आपको देख लेना है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक है। आइंस्टाइन और इसके बीच में आपको आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बनाना है। अलग अलग टर्म्स को डिफाइन करने, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म्स है, अगर ये नहीं रहे तो ये काम ही नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इसका क्या यूज़ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है। और इसके आपको ग्राफ देख लेने हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल के साथ। इसमें बहुत सारा ग्राफ होता है, ठीक है, लेकिन आपको एनोड पोटेंशियल के साथ और इसका फ्रीक्वेंसी के साथ आपको ग्राफ देखना है, ठीक है। डिफरेंट इंटेंसिटीज़ पे, I1 और I2 इंटेंसिटीज़ पे आपको इसकी फ्रीक्वेंसीज के इंटेंसिटी पे आपको एनोड के साथ जो होता है ना, इस तरह का, जैसे जो ट्यूब रहता है, इस तरह का, कैसे समझाऊँ यहाँ पे जगह नहीं है, इस तरह का मान लो जैसे ट्यूब है, तो इधर कैथोड होता है, इधर एनोड होता है। तो इस एनोड पे इसका क्या पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में आपको ग्राफ बनाना है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होता तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा हो कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद डी ब्रॉगली वेव्स क्या होते हैं और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, उसके हिसाब से आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिराइव करना है। चलो ठीक है, ये इतना हो गया, ये चैप्टर नंबर 11 हमने कवर करा। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 पे। तो देखो भाई, चैप्टर नंबर 12 में ज़्यादा कुछ नहीं है। ये जो चैप्टर नंबर 12 है बेसिकली आपका ये बताता है, आपका एटम के बारे में बताता है, ठीक है। तो एटम में हम लोगों को क्या पढ़ना है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ना है कि भैया रदरफोर्ड साहब ने क्या अपना एटॉमिक दिया था, और जो भी एटॉमिक मॉडल पढ़ो ना उसका ड्रॉबैक तो एकदम पढ़ो, ठीक है, कि क्या उसका ड्रॉबैक था, क्योंकि दूसरा एटॉमिक मॉडल उसी के बेसिस पे आता है। तो ड्रॉबैक याद रखें। फिर आए बोर साहब ने अपना हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम दिया, तो बोर थ्योरी आपको पढ़ना है, क्या उसके लिमिटेशंस रहे हैं वो सारा चीज़ पढ़ना है। न्यूक्लियर फोर्स के आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे कि बाल्मर, लाइमन, पास्चन, है ना, ब्राकेट, पी फुंड बोलते हैं उसको एक्चुअली में। तो वो सारे चीज़ आपको याद रखने हैं कि कब बाल्मर होता है, कब लाइमन होता है, ये सब चीज़। बस चैप्टर 12 में इतना पढ़ लो, कहानी खत्म।
अब आते हैं चैप्टर 13 में। चैप्टर 13 में आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स भी समझ लेना है, ठीक है। आइसोटोन्स हम यहाँ पे लिखे नहीं हैं, आइसोटोन्स भी समझ लेना है और इन सब का आपको एग्जाम्पल पढ़ लेना है, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसोटोप्स का, ठीक है। और व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये अभी आपको देखना है बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, और इसका एक ग्राफ बनता है बाइंडिंग एनर्जी का मास नंबर के साथ, तो वो ग्राफ आपको याद कर लेना है। कुछ कर्व टाइप का बनता है, इस तरीके से नीचे से जाता है, फिर ऐसे से एक पहाड़ जैसा बनता है, फिर इस तरह से ऐसे डाउन होते जाता है, तो ये देख लेना है। मास डिफेक्ट क्या होता है ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन, मैं तो कहूँगा न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में पूरा डिफरेंस ही पढ़ लो, खत्म कहानी, ठीक है। और इसमें पूछ भी सकता है कि फ्यूज़न और फिजन में कौन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है और कौन हार्मफुल है, फ्यूजन हार्मफुल है या फ्यूज़न हार्मफुल है, ठीक है। तो ये बस हो गया। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 14, सबसे लास्ट चैप्टर पे आते हैं। इसमें आपको फॉरविजन एनर्जी गैप समझना है, इससे आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन भी करने दे सकता है कि फॉरविजन एनर्जी गैप के बेसिस पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन कीजिए। क्या होता है पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसके डिफ्लेक्शन रीजन और पोटेंशियल बैरियर के बारे में बात करना है आपको। देखो यहाँ पे आ गया ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द एनर्जी बैंड, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, तो ये आ सकता है। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, इसको हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से डायग्राम में बनाना है, तो बहुत ही सिंपल है, हाफ वेव फुल वेव, थोड़ा सा अगर ध्यान से समझे तो कहानी खत्म है। फिर उसके बाद आपको पढ़ने हैं लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं और इसके सिंबल और ट्रूथ टेबल्स आपको पढ़ने हैं। टोटली 4-5 लॉजिक गेट्स आपको पढ़ने हैं, और हो जाता है, एंड हो जाता है, फिर उसके बाद नंद हो जाता है, फिर उसके बाद आपका नॉट हो जाता है, और फिर उसके बाद नॉर हो जाता है। टोटल 5 हो जाता है। तो पाँचों को खाली आपको पढ़ लेना है, किसका किसका क्या ट्रुथ टेबल होता है, किसका क्या बुलियन एक्सप्रेशन होता है, ये सारा कुछ। और लॉजिक सिंबल आपको पढ़ लेना है, ट्रुथ टेबल फॉर नंद गेट, और नंद गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो बस इतना आप करके चल जाइए। इतना क्वेश्चन अगर आप करके चल गए तो आपका, मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप इतना क्वेश्चन करके चल गए, जो भी मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, आपका फिजिक्स में आपका जो सब्जेक्टिव होता है ना भाई, आपके सब्जेक्टिव में देखो, टोटली सब्जेक्टिव ऐसे देखा जाए तो 25 मार्क्स का आपका क्या आएगा, 25 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 7 क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा जो 1 वर्ड रहेगा, तो वो भी आपका सब्जेक्टिव में गिनती आया, ठीक है ना। तो अगर मोटा मोटी देखा जाए तो बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है, वो बचा हुआ क्वेश्चन पूरा पूरी क्या है, सब्जेक्टिव है। तो जो सब्जेक्टिव का पार्ट है, अगर आप इतना पढ़ के चल गए ना, इतना पढ़ के, तो मतलब लिख के दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, आप सब अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। ट्रस्ट मानो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इतना पढ़ के जाओ और ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लो, और थोड़ा बहुत आप ऑब्जेक्टिव में शर्मा गैस वगैरह देख के चल जाओ, भाई आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। इतना टेंशन आपको लेना नहीं है। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और मुझे पता है कि आप सब अपनी मेहनत को पूरा एकदम पीक पे रखोगे और ये सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं किया तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है भैया, और आपको रिजल्ट बनाना है। तो डू स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, आपको ये स्मार्ट वर्क करना है और इतने सारे क्वेश्चंस को आपको डील करने हैं। तो चलो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं कुछ अलग